साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे CJI चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल लगभग चंद दिनों ही बचा है। न्यायाधिपति महोदय 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो वो रिटायर होने से पहले निश्चित रूप से ऐसा कार्य, ऐसा जजमेंट करना चाहते हैं जिस जजमेंट के बदौलत उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए। और इसी के प्रयास में माननीय CJI चंद्रचूड़ जी लगे हुए हैं। हालांकि उनके लिए अब सिर्फ 5 दिन का कार्यकाल शेष बचा है, क्योंकि इस समय दीपावली का अवकाश चल रहा है। जो 4 तारीख को कोर्ट खुलेगा, 4 से 8 यानी सिर्फ 5 दिन का समय होगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन 5 दिनों में CJI चंद्रचूड़ जी ऐसे कौन कौन से जजमेंट करने वाले हैं जो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। साथियों, इन जजमेंटों में से अधिकांश जजमेंट की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है और उसको फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया है। और शायद CJI महोदय अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित रखे हैं कि अंतिम दिनों में हम यह फैसला करेंगे। वैसे तो CJI महोदय के द्वारा बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, दिव्यांगों के अधिकार से संबंधित कई ऐतिहासिक फैसले उनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन अंतिम दिनों में एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जो हमारे देश में भूचाल ला देगा। साथियों, उस जजमेंट के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं मुख्य रूप से CJI महोदय कौन कौन से ऐसे 5 फैसले करने वाले हैं। सबसे पहला उनके लिए जो फैसला अभी 23 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था, वो मदरसा शिक्षा की वैधता को लेकर था। वैलिडिटी ऑफ मदरसा एजुकेशन। इस एजुकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा चुनौती दी गई थी और रद्द कर दिया गया था। उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील चल रही है। इस जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर माननीय CJI महोदय अपना फैसला सुना सकते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला भी मामला का फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली रजिस्ट्री फेलिंग विवाद, जिसमें वहां के जो LG थे वो दिल्ली में पेड़ों की कटाई बिना न्यायालय के परमिशन के करवा रहे थे, इसके संबंधित एक विवाद है। इस पर भी माननीय CJI अपना जजमेंट, अपना फैसला देंगे। इसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है LMB लाइसेंस का दायरा। LMB लाइसेंस के मामला भी माननीय CJI के समक्ष विचाराधीन है, जो भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें LMB लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से अधिक मोटर व्हीकल चलाने के लिए हकदार हैं या नहीं हैं, इसके संबंधित ये मामला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है 5वां मामला, शायद साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय राहुल गांधी जी बड़े ही जोर शोर से यह मुद्दा उठाते थे और उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। राहुल गांधी जी ने तेलंगाना के एक रैली में उन्होंने बोला था कि देश में आर्थिक असमानता के मुद्दों पर चर्चा की और धन पुनर्वितरण की योजना का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकार समाज में मौजूद आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को उचित आर्थिक और संस्थागत प्रतिनिधित्व मिले।
गांधी जी का तर्क था कि भारत की 90% आबादी इन वर्गों में आती है, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरियों और संसाधनों में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। राहुल गांधी जी ने आगे यह भी कहा कि आर्थिक असमानता के आंकड़े एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करते हैं, जहां बड़े धन और संसाधनों पर कुछ लोगों का ही अधिकार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे एक जाति आधारित जनगणना के साथ साथ सभी समुदायों के लिए रोजगार और कल्याण योजनाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस पहल के जरिए कांग्रेस का इरादा है कि समाज में हर जाति और हर समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों और अवसरों का लाभ मिले, जिससे आर्थिक और सामाजिक सुधार हो सके। इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने बहुत ही जोर शोर से उठाया। तो इस मुद्दे को जब उठाया गया तो हमारे देश के बहुत सारे पिटिशनरों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की गई कि क्या इस तरह से सर्वे कराया जा सकता है, क्या निजी संपत्ति को पुनर्वितरण किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो इस तरह का जो अपने एजेंडा में कांग्रेस पार्टी रखी है उनको प्रतिबंधित किया जाए। इस तरह से यह मामला की सुनवाई भी हो चुकी है और यह मामला साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 9 जजों के खंडपीठ के द्वारा सुना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 7 जजों के खंडपीठ द्वारा इसका निर्धारण किया जा चुका है। इसमें महत्वपूर्ण जो हमारा मामला है संविधान का अनुच्छेद 39B, जो यह कहता है कि समाज के जो गरीब तबका के लोग हैं उनके लिए भी संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए। और ये संशोधन जब हुआ 39B, तभी से जो भूमिहीन वर्ग के लोग थे उनके लिए सरकार कुछ जमीनों की व्यवस्था कर पाई। जैसे जो जमींदार वगैरह थे, जमींदारों की जमीन को छीनकर इन लोगों को बांटा गया। तो इस अनुच्छेद में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों के बेंच के द्वारा सुना जाएगा और इसका भी फैसला सीजेआई जो है वर्तमान सीजेआई श्रीमान चंद्रचूड़ जी, ये अपने रिटायर अपनी सेवानिवृत्ति से पहले करना चाहते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट होगा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का दिशा, माने हमारे देश में आमूलचूल परिवर्तन ला देगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले का केंद्र बिंदु सिर्फ यही 39B की व्याख्या से संबंधित है, जो संविधान के डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का उद्देश्य सरकार को निर्देशित करना है कि वह नीति निर्माण करते समय समाज के हित में कार्य करे। हालांकि डीपीएसपी के निर्देश सीधे सीधे न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि आज दिन तक जो भी नियम बनाए गए हैं डीपीएसपी के तहत, वह आम लोगों तक, गरीबों तक नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण उनकी आज भी वही स्थिति है जो हमारा देश स्वतंत्र होने के पहले ही था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या भी की गई है कई सारे प्रकरणों में, लेकिन अब पुनः इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का एक रीजन और है, इसमें एक बंबई का भी मामला जुड़ा हुआ है। बंबई में 1986 में एक संशोधित महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के सेट्स इमारतों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने वाले प्रावधान को चुनौती दी गई थी। इसमें चुनौती दी गई है। मालिकों के संगठनों का दावा है कि इस प्रकार की योजना उनकी संपत्ति पर अनुचित अधिग्रहण है। इस मामले पर विचार करते हुए कोर्ट में बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या निजी संपत्ति जैसे भवन सामुदायिक संसाधन की परिभाषा में आती है या नहीं आती है। तो यह एक तरह से विवाद जो है वह हमारा स्वतंत्रता के पहले वाला, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद वाला ही महत्वपूर्ण जो गंभीर समस्याएं थी, उस समय जो समस्याएं थी यही तो समस्याएं थी कि जो भी जमीन थी हमारे देश में वो अधिकांशतः जमींदारों की थी, क्योंकि जमींदारों को ही जमीन
राजाओं के द्वारा या अंग्रेज शासन के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि जमींदार जो होते थे वो ये बाहुबल टाइप के होते थे, दबंग होते थे, और वह उस जमीन को किसानों को देते थे किसानी कराने के लिए और उनसे जमा वसूलते थे। तो जमा कड़ाई से वसूला जाता था। जमा उस समय जो लगता था, लगान जो लगता था, वह बहुत भारी मात्रा में होता था। तो वह जमीन जो थी वो जमींदारों को दी गई थी, और वह जमीन आज भी जमींदारों के पास पड़ी हुई है, क्योंकि उस जमीनों का पुनर्वितरण जो है कागजों पे तो हुआ है, कागज बना है, लेकिन वाकई में जैसा होना चाहिए उसका पुनर्वितरण नहीं हो पाया है। उस मुद्दे को माननीय राहुल गांधी जी ने उछाला है। हालांकि अब इसका पुनर्वितरण करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार करती है कि वाकई में देश के जो गरीब हैं उनकी दिशा, उनकी दशा, उनकी दयनीय स्थिति को ऊपर उठाना चाहिए, वह भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लायक हैं, तो शायद उनके पक्ष में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे देती है तो यह एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा, जो आज दिन तक के संपूर्ण जजमेंट में से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह जो जजमेंट है वह आम गरीबों के लिए जजमेंट होगा। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मैं पास्को एक्ट से संबंधित एक सीरीज चालू किया हूं, जिसमें से मैं पहली वीडियो में पास्को एक्ट से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया हूं। अब हम आगे के उस क्रम में यह बताएंगे कि जो बालक है, जो पीड़िता है, जो आहत है, उससे हम कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और हम विवेचक से भी क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके माता पिता से। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आगे वीडियो बनाएंगे।